तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। हमने अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं सी प्लस प्लस में वो क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं। हमने एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ली थी और उस पे काम किया था। और सिंपल एग्जांपल क्यों ली थी, वो इसलिए ली थी ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बेसिकली हम मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आए, बाद में आप उस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करें, प्रैक्टिसेस करें, तब आपको इजीली आ जाएगा। प्रैक्टिस के बगैर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज हम देखेंगे कि हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने देखा था कंस्ट्रक्टर जो कि बिल्कुल सिंपल होता है, और उससे पहले मैं आपको इस अपनी इसी क्लास में लेता हूँ। इसमें अच्छा अब हमने देखा था हमारा जो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस तरह यूज़ करते हैं। एक बार फिर मैं आपको कंस्ट्रक्टर्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। उससे पहले हम स्टार्टर अपनी लगा लेते हैं। तो मैंने स्टार्टर लगा लिया। स्टार्टर के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास नंबर के नाम से। और उसके अंदर उसके प्राइवेट डाटा होते हैं, 2 इंट क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट डाटा के। तो एक इंटीजर हम रख लेते हैं इंट यू, और यू के साथ हम रख लेते हैं आई। तो हमने 2 इंटीजर्स क्रिएट कर लिए। अब हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे और वो डाटा वेरिएबल्स लिखेंगे जो कोई भी हमारे एक्सेस कर सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने पब्लिक वेरिएबल्स लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना कंस्ट्रक्टर लिखूंगा। कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सही आपने गेस किया। हम अपनी क्लास का नेम लिखेंगे और उसके बाद हम आगे जितने पैरामीटर देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। अब ये हमारा आ गया बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हमारा विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर था। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, ये देखें, ये कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं ना करता, तब भी ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा होता। ये कंस्ट्रक्टर हमेशा क्रिएट होता है। जब भी आप किसी भी क्लास को रन करते हैं, फंक्शन को रन कर रहे होते हैं, तो आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। वो शो हो जाता है, वो काम कोई नहीं करता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली रन भी हो जाता है, लेकिन वो काम आपका कोई नहीं कर रहा होता। अब हम जो होते हैं, हम अपने कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी डाटा हम इनिशियलाइज कराना चाह रहे हैं, वो हम अपने कंस्ट्रक्टर में करते होते हैं। लाइक हमने कहा था किसी बिल का किसी उसके मेन्यू में प्राइसेस वगैरह हम देना चाह रहे हैं, वो हम इनिशियलाइज करवा देंगे अपने कंस्ट्रक्टर पे। या फिर आप क्या लेते हैं, कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंस्ट्रक्टर कोई भी इनपुट नहीं ले सकता, देने के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, और हम आउटपुट देने के लिए भी कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है? ये बात भी हमने रख ली कि हमारे कंस्ट्रक्टर को अभी तक हमने देखा था आर्गुमेंट के बगैर। तो और इसके साथ-साथ जो होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर ना स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं हम रखेंगे। हमारा डायनामिक कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा, और जो हमारा रन टाइम पे जो हमारा होता है ना, ये रन टाइम पे भी हमारा जो होता है न्यू ऑपरेटर को रन कर सकता है। रन टाइम पे भी हम इसको मेमोरी लोकेट कर सकते हैं, और हमारा कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं होगा। ये कुछ बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हुए। और आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम कब देखेंगे? जब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के टॉपिक को पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि हम कैसे एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या लेते हैं, जो अब हम आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ। पिछली वीडियो में जब हमने कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस देखा था, तो कुछ लोगों ने पूछा था कि हम डिस्ट्रक्टर कब करेंगे। तो डिस्ट्रक्टर हम करेंगे आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी हम कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं। जो डिस्ट्रक्टर होता है वो हमारे कंस्ट्रक्टर का बिल्कुल उलट होता है। वो हमारे जो मेमोरी होती है वो डिलीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। वो भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो जो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, कि ये तो हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये नहीं होता कि वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपके सारे कंस्ट्रक्टर होता ही खुद ऑटोमेटिकली कॉल है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होता, उसके पैरामीटर कोई नहीं हम देते उसमें। और जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, उसमें हम एक या एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, पैरामीटर्स दे सकते हैं। अब आप कहेंगे हम कैसे दे सकते हैं? हम वो भी देखेंगे हम कैसे दे सकते हैं। अगर हम अपनी पिछली क्लास में जाएँ, जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखा था, कि हमने उसमें खाली वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं वैल्यू को इनिशियलाइज़ ना करूँ, इनिशियलाइज़ के साथ-साथ मैं अपनी वैल्यू को
पैरामीटर में लूँ कि मैं पैरामीटर में अपने फंक्शन से मेन से वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, मेन फंक्शन से वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, वो लूँ। तो इसलिए हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करेंगे और साथ-साथ जो होते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक तो इस काम के लिए यूज़ होते हैं पैरामीटर, और इन्हीं जिस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर ले रहे होते हैं ना, तो उनको हम पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इनकी कब ज़रूरत पड़ती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जब क्या लेते हैं, कोई भी हम किसी दूसरे फंक्शन से कोई वैल्यू लेना चाह रहे हैं अपने एक फंक्शन में, एक क्लास में दूसरी क्लास से वैल्यू लेना चाह रहे हैं, उसके लिए हम अपने पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर आप इसको इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स देखने से पहले हम एक बार थोड़ा-सा कोड लिख लेते हैं। नंबर का मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, क्लास का नेम और उसके साथ-साथ आगे पैरामीटर्स। तो अब हम जाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, लाइक इंट भी लिख सकते हैं, आप वॉइड भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉइड लिख लेता हूँ, वॉइड शो, और एक और फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इस फंक्शन को मैं डिफाइन भी कर देता हूँ, अपनी क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दूंगा। और इसका काम क्या होगा, इसका काम वही होगा जो हमारे पिछली क्लास में था कि इसने सिंपल हमारे एक्स और वाई की वैल्यू को शो करवाना है। सी आउट वैल्यू ऑफ यू इज इक्वल टू, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे यू लगा देंगे क्योंकि हमारा वेरिएबल अब हम यू यूज कर रहे हैं। और साथ हम एंडल लिख लेते हैं, एंडल, और साथ हम वाई की वैल्यूज दे देते हैं। तो वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम आई की वैल्यू दे देंगे। और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो जो हम पीछे पैरामीटर से लेंगे वो होगी। तो हमने आई की वैल्यू ले ली और इसके साथ हम सिंपल सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारे दो फंक्शंस क्रिएट हो गए। अब हम पैरामीटराइज उसकी तरफ जाते हैं, हम इंट मेन पे जाते हैं और यहाँ पे हम आके सबसे पहले लिखते हैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरी क्लास का नाम नंबर है, मैं लिखता हूँ नंबर, और इसका ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कह देता हूँ n1 हो गया, n2 हो गया, या जो भी मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। तो मैं इसको n3 कह देता हूँ, n3 कह के सेमीकोलन लगाया, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड शो। यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ अपने शो के फंक्शन को। तो मैं लिखूंगा n3 डॉट शो सेमीकोलन लगाया। तो अब मैं अगर इसको रन करूं तो अभी तक इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले मैं इसे वैल्यू देता हूँ, पैरामीटर देता हूँ। तो अब पैरामीटराइज के हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक आयत है हमारे पास जो है, तो हम अभी इसमें जो होता है, पहला हमारे पास आए थे इम्प्लिक्ट कॉल। मैं आपको बता देता हूँ इम्प्लिक्ट कॉल क्या होता है। अब इम्प्लिस्ट तो इम्प्लिसिट कॉल, और ये हो क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। इसमें हम अपने जो पैरामीटर हैं वो कुछ इस तरह देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने लिखा, सॉरी मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं करूँगा n3, और n3 लिखने के बाद मैं करूँगा, और साथ ही मैं करता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 4,6, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के साथ साथ मैं देख लेता हूँ ऊपर मेरा फंक्शन सही है। नहीं, मैंने इधर वैल्यू ही नहीं दी इसकी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ पैरामीटर देता हूँ, दो मैंने पैरामीटर लिए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट x इज इक्वल टू
एक्स और उसके साथ साथ इंट वाई ले लेता हूँ। और इधर आता हूँ, इधर आके मैं कहता हूँ लेट जो हमारा u है u इज इक्वल टू एक्स हो जाए और y हमारा हो जाए i की। सॉरी मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया इसको, मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू y और सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए हमारे जो u और i की वैल्यू आ गई। तो ये तो हमारा आ गया जो इम्प्लिक कॉल है। तो हम इम्प्लिक कॉल को देख लेते हैं, वो क्या होती है। उसमें हम करते हैं कि आप एक तो इस तरह तरीके से अपने किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको पैरामीटर दे सकते हैं। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आपने अगर दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, लेट हमने एक n5 बनाना है, तो आप इस तरह करके दूसरे ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे दें 5 7 करके दे दें। और इसी तरह हम इस पे करेंगे तो यहाँ पे हम n5 डॉट शो करते हैं, तो हमारे पास n5 डॉट शो की वैल्यू आ जाएगी। n5 डॉट मैंने शो लिखा। तो देखिए अब देखिए, अब मैं बार बार ना वो सेट वाला फंक्शन नहीं लिख रहा, ऑटोमेटिकली मेरा फंक्शन जो है वो रन होता जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी एंडल लगा देता हूँ। एंडल लगा के मैं इसको सेव करूँगा, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ कि आप जितने मर्जी पैरामीटर्स को ऐसे वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ यू आ गई और वैल्यू ऑफ आई अब जो दूसरे ऑब्जेक्ट की है वो आ गई है। तो इसी तरह ये तो हमारा इम्प्लिक्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं एक्सप्लिक्ट को। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल कोई हमने ज़्यादा काम नहीं करना, हमने बस इसको इस तरह कर लेना कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और सी आउट। ये मैंने क्यों लगाया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि हमारे ना दोनों के बीच में एक लाइन आ जाए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ n3 इज इक्वल टू जो है हमारा n3 इज इक्वल टू मैंने किया और मैं यहाँ पे लिखूँगा और सिमिलरली नंबर n5 इज इक्वल टू और सेव करके रन करता हूँ। एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एरर किस चीज़ का आ रहा है। तो n5 हमने डिक्लेयर कर दिया हुआ है। मैं यहाँ से इसको करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। स्टिल हमारा कंपाइलर का एरर नहीं आ रहा, किस चीज़ का आ रहा है हम देखते हैं। हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट तो नहीं किया हुआ। तो हम उसको रीडिक्लेयर कर रहे हैं n3 को और n5 को। तो मैं एक बार ना इसको कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। तो देखिए हमारा रन होके आ गया। तो इसमें मैं वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें डिफरेंस नज़र आ जाए दोनों के बीच में। तो ये देखें, तो ये हमारे दो तरह के पैरामीटर्स हैं जो हम और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स की समझ आई होगी। और आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आप कंस्ट्रक्टर लिखते हो कोई वो वैल्यू ना देंगे, इनपुट आउटपुट नहीं लेंगे और रिटर्न की वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये गलतियाँ करते हैं और वो फिर ढूंढ रहे होते हैं कि मसला कहाँ पे आ रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इसकी, और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो उसको भी एक्सेस कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।